Ma'am. 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 हेलो मैम। मैम यार ये भी लास्ट टाइम जैसा हो रहा है मैम। So if no one has any doubt from whatever we have done, okay, पहले जो भी हमने assignment मैंने दिया था आपको, okay, ये कौन है? Somebody is messaging me privately. So if you're having doubt, please ask me. Doubt है तो पूछ लो बेटा, मैसेज करके क्या कर रहे हो? Talk to me, ask me the doubts. I'm not able to hear you. ओ ऐसे क्यों हो रहा है? देखती हूँ, let me check. Okay, you people are continuously speaking. So can you hear me now? Yes, ma'am. Can you hear us? Yes, now I can. There was some issue. I don't know what it was, but I was clueless कि कोई बात ही क्यों नहीं कर रहा है. So now I can hear you. Great. On fifth question. कौन सा बेटा? Fifth. हाँ बोलो. मैम 4th, 11th, 24th and 26th. एक मिनट, अपन मॉड्यूल का डाउट कर रहे हैं ना. लेट मी ओपन द मॉड्यूल. आप मुझे आराम से बोलते जाओ. मैं पहले ये सारे डाउट क्लियर करूंगी, फिर हम आगे जाएंगे. ठीक है? ओके मैम. एक मिनट देना. होल कंसेप्ट मॉड्यूल में क्या होमवर्क दिया था मैंने? 30 तक दिया था क्या आपको कि 15 तक? On 35 तक. ओके, द होमवर्क वाज टिल 35. ग्रेट. तो उसके पहले लेक्चर शायद कुछ 15-20 प्रॉब्लम्स दिए होंगे और अभी उसके आगे दिए होंगे. हाँ. तो अभी बताओ क्या क्या 1 to 10 में किसको डाउट है इसमें? Question. 1 to 10 में फिफ्थ क्वेश्चन इज द डाउट. 4th. Ma'am. 4. 4 भी डाउट है. और 4-5 में लिखते जाती हूँ यहाँ पे. 4 इज द डाउट. क्वेश्चन नंबर 4 इज द डाउट. क्वेश्चन नंबर 5 इज द डाउट. और बोलो, पहले डाउट तो समझ लो आपके. और किसको डाउट है? 11th. प्रॉब्लम नंबर 11. ओके. On question 19. प्रॉब्लम नंबर 11. प्रॉब्लम नंबर 19. और बोलो. 24 and 26. 24 and 26. And 28. 24, 26, 28. और बोलो. और किसी को कोई डाउट है? So that's it. I start solving. मैम 33. कौन सा? 33. ओके, Yes. 33. और कोई डाउट है किसी को? चलो पहले इसी से स्टार्ट करते हैं ना. तो फर्स्ट डाउट दैट आई सी इज प्रॉब्लम नंबर 4. पहला डाउट प्रॉब्लम नंबर 4 है. तो प्रॉब्लम नंबर 4 कहता है इन विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स both the members have same number of atoms. Is that a doubt? किसी ने तो पूछा है ना ये डाउट बेटा? Yes miss. हाँ, तो यही है ना, यही क्वेश्चन डाउट है ना आपका? हाँ मिस. ग्रेट. तो लेट अस सॉल्व. अभी इसमें क्या करना है? हर ऑप्शन में तुमको चेक करना है कि विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स बोथ द मेंबर्स हैव सेम नंबर ऑफ एटम. तो क्वेश्चन नंबर 4 में जैसे तुम्हारा ऑप्शन 1 है, ए ऑप्शन है. ए ऑप्शन में क्या दिया है?
ए ऑप्शन में दिया है 1 ग्राम O2 and 1 ग्राम O3. So we will check in 1 ग्राम O2 कितने एटम्स है. तो 1 ग्राम O2 में 1/32 मोल्स हो गए. और Na/32 is number of molecules हो गए. और 2Na/32 that becomes Na/16. ये number of atoms हो गए, है ना. So I calculated number of atoms in 1 gram of O2. 1 gram of O2 में कितने number of atoms है? Na/16. अभी हमको 1 ग्राम O3 में देखना है. तो 1 ग्राम O3 के लिए 1/48 मोल्स हो गए. I divide the weight in grams by gram molecular mass. कितने molecules हो जाएंगे? Na/48 are number of molecules. अभी एक मॉलिक्यूल में 3 एटम है, तो 3Na/48 and this is again same as Na/16. So Na/16 number of oxygen atoms here and you will check ये दोनों में number of atoms same है. तो 4 का जो A ऑप्शन है that has same number of atoms, उसमें same number of atoms है. अभी नेक्स्ट ऑप्शन बी जो है 1 ग्राम N2 2 ग्राम N. तो अभी बी ऑप्शन देखते हैं. बी ऑप्शन में दिया है 1 ग्राम N2. तो 1 ग्राम N2 हो गया 1/28 moles of N2. Na/28 number of molecules. And 2Na/28. ये 2Na/28 हो जाएगा Na/14 number of atoms. तो 1 ग्राम अगर N2 है तो उसमें इतने एटम्स है. Na/14 number of atoms है. Now we will check it in 2 ग्राम N दिया है. तो जो बी ऑप्शन का सेकेंड पेयर है वो कहता है 2 ग्राम N नाइट्रोजन. तो मास में फर्क आ गया. इसके मोल्स हो गए 2/14 and 2/14 is 1/7 mole of N. 1/7 mole of N में Na/7 number of atoms हो गए, है ना. तो इसमें अगर 2 ग्राम N है तो उसमें Na/7 है और 1 ग्राम N2 है तो उसमें Na/14 है. So obviously these two are not same, है ना. ये दोनों चीजें सेम नहीं है. तो फिर क्या ऑप्शन, क्या आंसर लिखेंगे फोर्थ का हम? A. सिर्फ A. We cannot tick both and we cannot tick none. ठीक है. तो फोर्थ का आंसर हो जाएगा A. एवरीबॉडी अंडरस्टूड कैसे सॉल्व करना है? Yes, ma'am. तो ये प्रॉब्लम नंबर 4 हो गया. अभी हम देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 5. somebody asked me this doubt, right? प्रॉब्लम नंबर 5 also is a doubt. तो कैन आई क्लियर कि किसी को कॉपी करना है? Are you copying from the board or shall I clear? Please speak. I'm not copying. You can clear Okay. it. चलो अभी प्रॉब्लम नंबर 5 देखो. The molecular weight of green vitriol is MO या M0 जो भी है. तो
एक कंपाउंड दिया है ग्रीन विट्रियोल प्रॉब्लम नंबर 5 में, और उसका आपको मॉलिक्यूलर मास दिया है। मॉलिक्यूलर मास हमेशा ग्राम्स में होता है, तो आई राइट एमोग्राम्स, राइट। दिस इज द मॉलिक्यूलर mass given to us. Now what else? The weight of 10 raised to minus 3 Na molecule of it is. तो जो मॉलिक्यूलर मास होता है वो कितने मॉलिक्यूल्स का मास होता है? दिस इज मास ऑफ एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, एवरीबॉडी नोज ना। तो ये जो मॉलिक्यूलर मास है ये एवोगैड्रोस नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स का मास है। तो इससे मैं क्या कैलकुलेट कर सकती हूँ? Mass of one molecule. So therefore, mass of one molecule is MO upon Na, है ना। मैंने एक मॉलिक्यूल का मास कैलकुलेट किया। अभी एक मॉलिक्यूल का मास आने के बाद प्रॉब्लम में क्या पूछा है? मास ऑफ 10 raised to minus 3 Na molecules। तो अगर एक मॉलिक्यूल का मास कितना है, तो therefore mass of 10 raised to minus 3 Na molecules हो जाएगा MO upon Na into 10 raised to minus 3 Na। तो ये हो जाएगा MO into 10 raised to minus 3। यूनिट क्या होगा? ग्राम्स। यहाँ तक समझ में आया? Now when you look at this option, MO into 10 raised to minus 3 ग्राम ऑप्शन में नहीं है, but this is same as MO मिलीग्राम्स, है ना। हाँ। जो हमारा बी ऑप्शन है, इस क्वेश्चन का आंसर हम लिखेंगे बी। Okay, ma'am. इज दैट क्लियर? Yes, ma'am. Ma'am, 6th वाला भी डाउट है। समझ में आ रहा है? हाँ। तो अगर किसी को लिखना है तो लिख सकते हो। Ma'am, 6th question. हो गया, आगे बढ़ूं? Yes, ma'am. इसका भी डाउट था, हो गया क्या? Yes, ma'am. अभी कौन सा नेक्स्ट डाउट है? क्वेश्चन Six. नंबर 5 के बाद 6. क्वेश्चन नंबर 11। Ma'am, 6th तो अभी question. हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 11। Ma'am, क्वेश्चन नंबर 11 कहता है which of the following substances contains greatest mass of chlorine। तो हर एक में जो ऑप्शन है इसमें भी वही करना है। ऑप्शन में जो भी दिया है
से मास कैलकुलेट करना है, जहाँ पे मास सबसे ज्यादा होगा वो तुम्हारा आंसर होगा। तो तुम्हारा जो पहला ऑप्शन है, पहला ऑप्शन कहता है 5 ग्राम ऑफ Cl2। क्वेश्चन नंबर 11 कर रहा है, ऑप्शन ए में लिखा है 5 ग्राम Cl2। 5 ग्राम Cl2 में how much is the mass of chlorine? कैसे करेंगे? Anyone in the class? जिसका डाउट नहीं है उसको तो सॉल्व करने आ ही गया होगा ना। इसमें कुछ करना है मुझे हाँ कि 5 ग्राम Cl2 में यही मास है। 5 ग्राम Cl2 मतलब मास ही दिया है ना क्लोरीन का, और क्या दिया है। नेक्स्ट ऑप्शन जो है तो इसमें तो डायरेक्ट मास दिया है, नेक्स्ट ऑप्शन से कैलकुलेट करना पड़ेगा। 60 ग्राम NaClO3। तो बी ऑप्शन कहता है यू आर हैविंग 60 ग्राम्स सोडियम क्लोरेट NaClO3। तो इसमें सबसे पहले आपको GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ NaClO3 कैलकुलेट करना पड़ेगा। 23 प्लस 35.5 प्लस 48, ये जो टोटल आएगी ये क्या हो जाएगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ दिस कंपाउंड which is सोडियम क्लोरेट। ये सोडियम क्लोरेट का ग्राम मॉलिक्यूलर मास है जो आ जाएगा 106.5। अभी मैंने ग्राम मॉलिक्यूलर मास क्यों कैलकुलेट किया, क्योंकि उससे मुझे नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करने हैं। 60 ग्राम्स में कितने मोल्स है, तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएंगे NaClO3 के 60 grams upon 106.5. Okay, these many moles are present. तो हम ये कैलकुलेशन करेंगे 16 divided by 106.5 and we check the answer. So this goes around 0.56 moles. तो कितने मोल्स है इसमें, 0.56 मोल्स है। क्यों मोल्स कैलकुलेट किए, क्योंकि फॉर्मूला कहता है अगर मेरे पास 1 मोल NaClO3 है तो उसमें 1 मोल क्लोरीन है ना। तो अभी हमारे पास 0.56 मोल्स NaClO3 है, तो इसमें कितना मोल क्लोरीन रहेगा, 0.56 मोल क्लोरीन। और 0.56 मोल क्लोरीन का मास कितना रहेगा, इसका मास रहेगा 0.56 into 35.5। तो ये सेकेंड ऑप्शन में how much is the mass of chlorine, this moles multiply by 35 and the answer goes around 19.71 grams। तो सेकेंड ऑप्शन में कितना मास है क्लोरीन का, 19.71 grams। फिर ऐसे ही हमको कैलकुलेट करना पड़ेगा ऑप्शन 3 सी ऑप्शन, जो कहता है 0.1 मोल ऑफ KCl। तो सी ऑप्शन में दिया है हमको कि जो KCl है वो 0.1 मोल है। तो अगर मेरे पास 1 मोल KCl है तो फॉर्मूला से आई अंडरस्टैंड देयर इज 1 मोल ऑफ क्लोरीन। तो 0.1 मोल KCl में 0.1 मोल क्लोरीन एंड देन 0.1 मोल क्लोरीन का मास कितना होगा, हाउ मच विल बी द मास हियर, मास
is going to be 0.1 into 35.5 grams. Right? So it will be simply 3.55 grams of food. है ना? तो अब तक A, B और C तीन ऑप्शन हमने देख लिए. कहाँ पे greatest mass आ रहा है अब तक? B. Still we have to evaluate the D option before we take the answer. तो D option कहता है 0.5 मोल Cl2. तो D option में दिया है 0.5 मोल of chlorine. 0.5 मोल of chlorine का मास होगा 0.5 into 71 grams of chlorine, and this will be 35.5 grams of chlorine. है ना? तो इसमें क्लोरीन का मास आ जाएगा 35.5 grams. तो what should be the answer here? कहाँ पे सबसे ज्यादा मास दिख रहा है हमको? डी ऑप्शन में. सबको समझ में आया? Yes, ma'am. है ना? आंसर इस प्रॉब्लम का होगा डी. जिसका भी डाउट था, इज इट क्लियर? Yes, ma'am. So this is problem number 11 done. है ना? Ma'am, आगे बढ़ते हैं. ma'am, What is the next problem that you have? आपका नेक्स्ट प्रॉब्लम हो जाता है प्रॉब्लम नंबर 19 पूछा है किसी ने. प्रॉब्लम नंबर 19 कहता है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर आर कंटेन्ड इन 2.48 ग्राम ऑफ Na2SO3.5H2O. तो इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर फाइंड आउट करने हैं. In a compound, sodium sulfide dot 5 molecules of water of crystallization. This is our problem number 19. तो इसके फॉर्मूला में अगर हम देखेंगे तो ये कंपाउंड अगर 1 मोल हम लेते हैं तो इसमें कितना मोल वाटर होता है? 5 मोल्स ऑफ वाटर. तो जितने भी मोल कंपाउंड है उसके 5 टाइम्स मोल्स ऑफ वाटर. नेक्स्ट जॉब कैलकुलेट द GMM ग्राम मॉलिक्यूलर मास ऑफ Na2SO3.5H2O. तो सोडियम का 46 हो जाएगा, सल्फर का 32 हो जाएगा, the oxygen 48, 1 water molecule 80, 5 water molecule will be 90. So we need to calculate GMM first. तो इसका GMM हो जाएगा 46 plus 32 plus 48 plus 90, and this goes out 216. Right? इसका टोटल हो रहा है 216 grams. ये 216 ग्राम्स क्या हो गया? 216 ग्राम्स इसका GMM हो गया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अभी मुझे क्या फाइंड आउट करना है? अभी मुझे फाइंड आउट करना है Na2S2O3 का जो वेट इन ग्राम्स दिया है 2.48 ग्राम्स. तो इस 2.48 ग्राम्स में कितने मोल्स है? It is 2.48 upon 216 will give me number of moles. So next calculation that I am doing is 2.48 weight in grams given divided by the gram molecular mass will give me number of moles, which is 0.011 moles. ये number of moles मेरे हो गए 0.011 moles. Okay, I can write it as डेसिमल शिफ्ट करके लिख सकती हूँ मैं, या ऐसे रख दो, बाद में देखते हैं. तो इतने मोल्स हो गए. तो इतने मोल्स अगर
H2O3 है. So therefore now I'm having 0.011 mole of Na2S2O3.5H2. तो इसमें वाटर के मोल कितने रहेंगे? 5 times 5 into 0.011 moles of water. अभी क्वेश्चन में क्या पूछा है? क्वेश्चन में ये पूछा है हाउ मेनी मॉलिक्यूल्स. तो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स के लिए क्या करना पड़ेगा? नंबर ऑफ मोल्स को जो 5 into 0.011 है, we need to multiply it by Avogadro's number. और कितने आ जाएंगे? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. ये जो है ये नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर रहेगा. So is this clear to you? जिसका भी डाउट था? तो अकॉर्डिंगली वी शुड टेक द आंसर. ये तो 3 ही दिया है, 3 पॉइंट कुछ आएगा, वो राउंड ऑफ करके आंसर दिया है. तो क्या आंसर आ रहा है? तो अकॉर्डिंगली टिक करो. आई थिंक 3 into 10 raised to 22 is the answer coming. So whoever asked me this doubt, is that clear? Ma'am. नेक्स्ट प्रॉब्लम करूं. ये हो गया आपका प्रॉब्लम नंबर 19. मिस मुझे और नेक्स्ट 25th इज में भी प्रॉब्लम डाउट है. नंबर 24. हम 20th में भी डाउट है. Ma'am, 6 प्रॉब्लम नंबर questions. 24 कहता है a mixture contains n moles of H2 and 2n moles of methane. The ratio of number of carbon atoms and hydrogen atom in a mixture. ठीक है. Okay. So here your problem number 24 says एक मिक्सचर है जिसमें n moles H2 है and 2n moles methane है. H2 के n moles है हमारे पास और मीथेन के कितने मोल्स है? 2n मोल्स. और रेशियो किसका पूछा है? रेशियो पूछा है एटम्स का, कार्बन के एटम्स और हाइड्रोजन के. So I will calculate number of atoms here. पहले इसमें कितने number of atoms है ये calculate. तो आप क्लियरली देख रहे हो कि n moles H2 है, right? तो n moles H2 में कितने molecules रहेंगे? How many molecules are having? n into Avogadro's number of molecules, है ना? ये इतने molecules हो गए हाइड्रोजन के. कितने एटम्स रहेंगे? एक मॉलिक्यूल में 2 एटम है, तो नंबर ऑफ एटम्स हो जाएगा 2n into Na. ये क्या है? नंबर ऑफ हाइड्रोजन आटम. ठीक है. अभी हमको मीथेन जो 2n मोल्स है उसमें कार्बन के एटम्स भी फाइंड आउट करने हैं और हाइड्रोजन के. तो आप देखो मीथेन जब भी आपके पास 2n मोल्स होता है तो उसमें जितना मोल मीथेन है उतना मोल कार्बन. सो दैट हैज 2n मोल
of carbon. But hydrogen के मोल कितने? 1 mole methane has 4 mole hydrogen, so 2n mole methane will have 8n mole of H. ये समझ में आया? ये मैंने फॉर्मूला से लिखा. अगर मीथेन 1 मोल है तो उसमें 1 मोल कार्बन हो जाता है और 4 मोल हाइड्रोजन हो जाता है फॉर्मूला से. तो अभी 1 मोल के जगह पे 2n मोल मीथेन, तो 2n मोल मीथेन में 2n मोल ऑफ कार्बन हो गया और 8n मोल ऑफ क्या हो गया? हाइड्रोजन. अभी 2n मोल ऑफ कार्बन में कितने एटम्स होंगे? तो 2n मोल कार्बन हो गया, 2n मोल में कितने एटम्स होंगे? 2n into Na, ये हो जाएगा नंबर ऑफ कार्बन एटम्स. तो हमने कार्बन एटम्स को गिन लिया. अभी 8n मोल ऑफ हाइड्रोजन में कितने एटम्स होंगे? 8n into Na, नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम. अभी टोटल करना है, टोटल C/H का रेशियो. तो हाइड्रोजन यहाँ पे भी था ना 2n Na और यहाँ पे भी है 8n Na. कार्बन सिर्फ 2n Na है, तो कार्बन इज जस्ट 2n into Na is to hydrogen. 2n Na plus 8n Na will go 10n Na. So what will be the ratio here? 1:5. 1:5. Hmm. Is question number 24 clear to you? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Right, we go ahead. Question number 24 हो गया. Next out है question number 26, which says number of molecules of water in 3 grams, 333 grams of Al2SO4 thrice dot 18 molecules of water of crystallization. तो इसमें can I clear the board सबसे पहले? Yes, ma'am. So I'm clearing the board. अभी देखते हैं प्रॉब्लम नंबर 26. तो आपका प्रॉब्लम नंबर 26 में it is aluminium sulfate Al2SO4 thrice has 18 molecules of water of crystallization. और इसमें number of molecules ही find out करने. So what is the first job? First job is इसका GMM calculate करो, gram molecular mass. Then only we will understand कि 333 grams is how many moles. Right? So when I'm calculating GMM, aluminium is 27. So 2 aluminium will be 54. Sulfur 3 times है, so it will be 32 into 3. Oxygen is 12 times, so it will be 1 oxygen 16 into 12. And water is 18 times. 1 oxygen is 18 into 8. तो हमको ये कैलकुलेशन अभी करना है.
क्या आंसर आ रहा है इसका हमको? ये हो जाएगा 666 grams. When you add all this up, the GMF is 666 grams per mole. राइट अभी हमको प्रॉब्लम में कितने ग्राम्स दिए हैं? 333 grams. So 333 grams upon 666 grams is 0.5 moles. तो अभी आप फॉर्मूला देखो, जब भी आपके पास 1 मोल Al2SO4 dies dot 80 moles of water of crystallization होता है. इसमें वाटर के मोल्स कितने हैं? 80 मोल of water. So now I'm having 0.5 mole of this compound, 0.5 mole of Al2SO4 dies dot 18H2O. तो इसमें हो जाएगा 9 मोल ऑफ वाटर, है ना. तो वाटर के मोल आ गए 9. अभी वाटर के मॉलिक्यूल्स कैसे आएंगे? मोल इनटू एवोगाड्रोस नंबर. सो 9 इनटू 6.022 इनटू 10⁻23. ये क्या हो गया? नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर. समझ में आ रहा है सबको? हाँ मैम. एनी डाउट? That finishes. Problem number 26. Next doubt that you have is problem number 28. इसने 28 भी पूछा है ना? मिस मुझे 25 में भी डाउट है. Problem number 28 कहता है if Na is Avogadro's number, then the number of valence electrons. तो valence electrons क्या होते हैं? Valence electrons are the number of electrons present in the last shell, valency shell, right? So valence electrons in 4.2 grams of nitride ion, and they are giving you कि one atom of nitrogen has 5 valence electrons. तो ये आपको बताई है ना कि नाइट्रोजन के लास्ट शेल में टोटल नाइट्रोजन के पास 7 इलेक्ट्रॉन्स है. फर्स्ट शेल में 2 होते हैं और सेकंड शेल जो कि लास्ट है उसमें नाइट्रोजन के पास 5 वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं. तो अभी हम नाइट्राइड आयन के पहले वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स गिनते हैं और ये इसके मोल्स भी कैलकुलेट करने पड़ेंगे. बोथ द थिंग्स. So I have been given 4.2 grams of nitride ion. So this 4.2, problem number 28, into 4.2 grams of nitride ion है, N3 minus है. तो इसके पहले मोल्स निकालते हैं. What do? I divide by gram atomic mass, 4.2 upon 14. तो 4.2 upon 14 हो जाएगा number of moles, that is 0.3 moles. So how many moles are having? 0.3 moles of this nitride. Now we count number of valence electrons in nitride ion. तो नाइट्राइड आयन में नाइट्रोजन के वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं? 5, है ना. प्लस ये 3 माइनस, मतलब 3 और आ गए एक्स्ट्रा, तभी तो चार्ज 3 माइनस होगा. तो 5 इलेक्ट्रॉन्स ऑफ बेसिक नाइट्रोजन एंड 3 माइनस चार्ज के 3 और इलेक्ट्रॉन ऐड कर दिए मैंने. तो कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स नाइट्राइड आयन में हो गए? 8. The total number of valence electrons in
1 नाइट्राइड आयन आ गई। ओके, तो अभी 3 मोल्स है, तो 3 मोल्स में कितने नाइट्राइड आयन्स है? 0.3 into Na नंबर ऑफ आयन्स हो गए, और इसमें 0.3 into Na into A, ये क्या हो गया? नंबर ऑफ बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। तो आपका आंसर हो जाएगा इसका 0.3 into A, that is 2.4 Na, which is your A option. समझ में आ रहा है? जिसका भी डाउट था, प्रॉब्लम नंबर 28 मैम and the next. Somebody asking is problem number 33. तो प्रॉब्लम नंबर 33 कहता है the atomic weight of a triatomic gas is A. 33 में एक triatomic gas है, मतलब 3 एटम से बना है। triatomic gas का atomic weight GAM is A grams. तो इसका ग्राम molecular mass of this triatomic gas क्या होगा? एक एटम का मास A है, तो 3 एटम का मास हो जाएगा 3 grams. So I calculated gram molecular mass of this gas, जो कि 3 है। अभी पूछते हैं मैम the correct formula मैम for the number of moles of gas in its W gas. तो number of moles अगर weight in grams दिया है तो कैसे कैलकुलेट करते हैं? वो जो weight in grams है W grams divided by gram molecular mass. So your answer will be W upon 3A. Is that clear? मिस 35th वन में भी डाउट है। Right, so I think 33 भी हो गया, right? So we finished all the doubts. जो भी आपने doubts बोले थे हो गए, और किसी की तो कोई doubts नहीं है ना? मिस डाउट And again, I can't hear you now. If somebody is talking, I can't hear you. मिस चैट मिस कोई बात कर रहा है? मिस दुर्गेश मिस चैट में मिस अपने मिस मैंने चैट में भी डाउट भेजा है और 35th वन और 25th वन मिस 2 ही डाउट है। क्या बोल रहे हो? मिस क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 25 में डाउट है। अच्छा, इसमें और ऐड करना है क्वेश्चन नंबर 35 और क्वेश्चन नंबर 25, और किसके क्या डाउट्स है? मैम और है क्वेश्चन क्या? नंबर 29 ओके, क्वेश्चन नंबर 29, और बोलो। 6th question. हाँ, 6th question. क्वेश्चन नंबर 6 I'm 20th. 20, Yes. और याद करो, बस हो गए इतने। तो आई स्टार्ट विथ 6। मैम 17. क्या है तेरा? सुनाई नहीं दिया बेटा। मैम 17. 17। हाँ तो क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट कर रही मैम हूँ। मैम हाँ बोलो बेटा। गैस का एटॉमिक मास गिवन है तो वो एक एटम का गिवन है इस क्वेश्चन कौन में। से प्रॉब्लम की बात कर रहा है? 33rd क्वेश्चन में। हाँ, 33rd क्वेश्चन में अगर तुम बोलोगे एटॉमिक मास ही बोला है तो एटॉमिक मास हाँ। एटम का ही मास लेना पड़ेगा ना। हाँ ठीक है मैम। तो मॉलिक्यूल का मास हो गया 3 एटम से बना है तो 3A। यस मैम, समझ में आ एक गया। एटम का मास A है तो 3 एटम का मास कितना हो गया? 3A, है ना? यस So I'm solving the next doubt, problem number 6.
Next doubt is problem number 6, which says a sample contained 200 atoms of hydrogen, 0.05 gram atom of nitrogen, and 10 raised to minus 20 gram atom of oxygen. What is the approximate number of total atoms? ये है ना किसी का डाउट? मेरा हाँ, तो ध्यान दो, इसमें बस क्या करना है, हर केस में नंबर ऑफ एटम्स काउंट करने हैं, उनको ऐड करना है और टोटल करना है, और कुछ नहीं करना है बेटा। मिस वो एडिशन में समझ में नहीं आ रहा। एडिशन में समझ में नहीं आ रहा है तेरे को? ठीक है, करते। तो प्रॉब्लम नंबर हम 6 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट थिंग दे से 200 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन। तो ये एटम्स ही दिए हैं, है ना? तो इसमें मुझे कुछ कैलकुलेट नहीं करना है। They have given me 200 atoms ready to be added. Next बोलते हैं 0.05 ग्राम एटम ऑफ N. So what is 0.05 gram atom of N is same as 0.05 mole of N. ये मोल ऑफ नाइट्रोजन है। मिस आप 100 के आगे क्या लिखा है? 200 के आगे क्या लिखा है? हाँ मैम, थोड़ा दिख नहीं रहा मुझे। 200 के आगे एटम्स लिखा है। प्रॉब्लम में दिया है कि 200 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन है ना? हाँ मैम, वही लिखा है मैंने। थैंक यू। और फिर नेक्स्ट बोला है 0.05 ग्राम एटम ऑफ N. तो 0.05 ग्राम एटम हो जाता है 0.05 मोल ऑफ नाइट्रोजन। यहाँ तक समझ में आया? अभी इतने मोल में कितने एटम्स रहेंगे? दैट विल बी 0.05 into Avogadro's number, है ना? इतने क्या हो जाएंगे? एटम्स ऑफ N। तो सेकेंड वाला जो गैस है तुम्हारा, उसमें 0.05 into Avogadro's number, कितने एटम्स है? ठीक है, तो ये आंसर क्या आ गया? कितने एटम्स है तुम्हारे पास? 0.3011 into 10 raised to 23 एटम्स, है ना? और थर्ड कैलकुलेशन तुमको करना है, जिसमें दिया है क्लैरिटी से कितने 10 raised to minus 20 ग्राम एटम ऑफ ऑक्सीजन। What is 10 raised to minus 20 gram atom? Means 10 raised to minus 20 mole of O. मोल हो गए। फिर से वही, अगर इतने मोल है तो कितने एटम्स? 10 raised to minus 20 into Avogadro's number of atoms of oxygen. And when you do this, it will be 6.022 into 10 raised to 3 atoms of oxygen. तो ये 3 एटम्स आ गए तुम्हारे। ये नाइट्रोजन के एटम्स है, ये ऑक्सीजन के एटम्स है, और ये हाइड्रोजन के एटम्स है। इनको ऐड करके आंसर लिखो। समझ में आ रहा है? तो खाली एडिशन बताओ ना। प्रॉब्लम नंबर 6। प्रॉब्लम नंबर 6 के आगे नेक्स्ट प्रॉब्लम इज प्रॉब्लम नंबर 17। मैम हाँ बोलो। इसका एडिशन बताओ ना। इसका एडिशन नहीं आता तेरे को? समझ में नहीं।
किसी भी नंबर को ऐड करना है तो कैसे ऐड करोगे तुम? ये 3 नंबर को ऐड करना है तुमको बस। कैलकुलेटर। Next is problem number 17 I'm doing. The largest number of molecules in. ये किसका डाउट है ना? किसका डाउट है? Somebody ask me this doubt. Problem number 17. Yes, ma'am, mine. हाँ, तो ठीक है, ध्यान दो। The largest number of molecules is in. तो इसमें हर ऑप्शन में जो भी दिया है उससे नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं और फिर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स निकालने हैं। प्रॉब्लम नंबर 17 में तो प्रॉब्लम नंबर 17 का ए ऑप्शन कहता है 28 ग्राम ऑफ CO2. So you have been given 28 gram of CO2. So what is the first thing? 28 upon 44 will be moles of CO2. आपको सबसे पहले moles calculate करने हैं. So are divided by gram molecular mass और ये approximately 0.63 moles है. So I get the number of moles as 0.63 moles of CO2. और इसमें नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने रहेंगे? 0.63 Na मॉलिक्यूल्स ऑफ CO2। फिर हम बी ऑप्शन में भी यही काम करेंगे। तो बी ऑप्शन में दिया है 46 ग्राम्स ऑफ इथाइल अल्कोहल C2H5OH. You calculate GMM, gram molecular mass of C2H5OH, which is 2 carbons, that is 24 plus 6 plus 16, and it will be 46 grams only. तो 46 grams दिया है और GMM 46 है, मतलब 1 मोल इथाइल अल्कोहल है। और 1 मोल इथाइल अल्कोहल में कितने मॉलिक्यूल्स होंगे? Na मॉलिक्यूल्स of C2H5OH। तो लार्जेस्ट मॉलिक्यूल को कंपेयर करना है, तो ए और बी को देखेंगे तो किसमें ज्यादा है? यहाँ पे 0.63 Na आ गया, इधर Na आ गया। अभी ऐसे करके सी और डी ऑप्शन इवैल्यूएट करना है। हो जाएगा क्या प्रॉब्लम तुमसे? अभी आगे का यस मैम, हो जाएगा easy। अभी तो आगे ऐसे ही करना है। सी ऑप्शन में भी ऐसे ही करके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स फाइंड आउट करो, डी में भी ऐसे ही करना है। और जहां पे नंबर सबसे ज्यादा है वो ऑप्शन को टिक करना है तुमको। राइट, सो 17 ओवर, आई गो अहेड। 17 के बाद में जो नेक्स्ट डाउट है वो 20 है, प्रॉब्लम नंबर 20। तो प्रॉब्लम नंबर 20 कहता है the number of silver atoms present in 90% pure silver wire weighing 10 grams. So your problem number 20 says 90% pure silver. इसका मतलब क्या है? ओके, अगर मेरे पास 100 ग्राम सिल्वर वायर है तो उसमें 90 ग्राम्स की सिल्वर है ना। 100 ग्राम सिल्वर में 90 ग्राम्स ही सिल्वर होगा। दैट इज व्हाट इज 90% प्यूरिटी। बाकी 10% क्या है? कुछ और चीज अदर देन सिल्वर है। सो व्हेन दे गिव यू परसेंट प्यूरिटी, मतलब वो कंपाउंड पूरा प्रेजेंट नहीं है, 100% प्रेजेंट नहीं है, उसके साथ में कुछ इम्प्यूरिटी भी प्रेजेंट है। तो यहाँ पे दिया है 90% प्योर सिल्वर, मतलब 90% ही सिल्वर है।
ओके, तो दिस इज व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द फर्स्ट स्टेटमेंट. बाद में दिया है कि हमको प्योर सिल्वर के एटम्स फाइंड आउट करने हैं इन 10 ग्राम्स. तो अगर 100 ग्राम वायर में 90 ग्राम सिल्वर है तो 10 ग्राम की सिल्वर वायर है, तो उसमें कितना ग्राम सिल्वर हो जाएगा? 9 ग्राम. फिर इस 9 ग्राम को मैं सिल्वर के ग्राम एटॉमिक मास से डिवाइड करूंगी. दिस इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सिल्वर. और नंबर ऑफ एटम्स के लिए I will multiply by Na. So 9 into Na upon 108. This will be number of atoms of silver. And this should be the answer. इसको कैलकुलेट करके आंसर टिक करो. समझ में आया? जिसका भी डाउट था, प्रॉब्लम नंबर 20. Yes, ma'am. Okay, great. प्रॉब्लम नंबर 20 हो गया. अभी 25. तो प्रॉब्लम नंबर 25 कहता है द चार्ज ऑन 1 ग्राम आयन of Al plus 3As and E represent the magnitude of charge present in 1 electron. Okay, तो 1 ग्राम आयन दिया है, तो 1 ग्राम आयन का पहले मतलब क्या है? 1 मोल. So we start solving problem number 25, which says 1 gram iron of Al3 plus, which means 1 mole Al3 plus. जो नंबर ऑफ मोल्स है Al3 प्लस के, वो 1 मोल हमको दिए हैं. अभी जो एक आयन पे चार्ज है, तो इलेक्ट्रॉन का चार्ज, मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज ऑन 1 इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉनिक चार्ज को E रिप्रेजेंट करना. तो फिर कितना चार्ज है इस पे मुझे बताओ. how much is the charge? 3 plus is Plus 3E, 3E charge, right? So 1 ion of Al3 plus has 3E coulomb charge. एक आयन पे जो चार्ज है वो 3E कूलम है. तो 1 ग्राम आयन 3 पे into कितना? Na. बस 3E को किससे मल्टीप्लाई करना है? 1 मोल के लिए Na से. So therefore 1 mole of Al3 plus ion is going to have 3E into Na coulomb charge. That is the answer. Right? जिसका भी डाउट था, Okay, miss. प्रॉब्लम Thank you, नंबर miss. 25 हो गया. Yes, miss. अभी नेक्स्ट डाउट, प्रॉब्लम नंबर 29 सेज, ये तो अभी सॉल्व किया बेटा मैंने, नहीं सॉरी 29 इज द डाउट, 28 सॉल्व किया. प्रॉब्लम नंबर 29 कहता है a person adds 3.42 gram of sucrose in his cup of tea to sweeten it. How many atoms of carbon does he add? तो इसमें सबसे पहले तुमको GMM कैलकुलेट करना है सुक्रोज का. So your sucrose is C12H22O11. तो इसका ग्राम मॉलिक्यूलर मास हो जाएगा 12 into 12 plus 22 plus 16 into 11. तो 12 into 12 हो जाता है तुम्हारा 144, है ना. 144 में तुमको कितना ऐड करना है? 22 and plus 16 into 11. So when I do this calculation,
my gram molecular mass for sucrose comes out to be 342 grams. ये 342 ग्राम्स पर मोल है. GMM कैलकुलेट किया सुक्रोज का. तो हमारे पास सुक्रोज का GMM आ गया. अभी प्रॉब्लम में कितने ग्राम्स दिया है? 3.42. So you calculate number of moles 3.42 upon GMM. ये कितने मोल्स हो गए? 0. कितने मोल्स हो गए बोलो? 0.01. 0.01 moles हो गए, not 0.1. This is 0.01 mole of sucrose. Now, once I have 0.01 mole of sucrose, what is asked to me in the problem? Problem में क्या पूछा है? Problem में पूछा है, मेरा problem चला गया बेटा. हाँ तो आ गया. प्रॉब्लम नंबर 29 में पूछा हाउ मेनी एटम्स ऑफ कार्बन डज ही हैव. तो फॉर्मूला देखो, अगर 1 मोल सुक्रोज है C12H22O11, तो उसमें कार्बन के मोल कितने? 12 मोल ऑफ कार्बन है ना. तो अभी 0.01 मोल है सुक्रोज, तो कितने मोल ऑफ कार्बन होंगे? 0.01 into 12 मोल ऑफ कार्बन हो गए. और उसमें एटम कितने होंगे? 0.01 into 12 into Na. These are the number of atoms. Right? Any doubt anyone has? इसका भी डाउट था, क्लियर हो गया. ये कैलकुलेट करो और आंसर टिक करो. प्रॉब्लम नंबर 29 ओवर. आगे बढ़ू. मैम हाँ मैम So next doubt somebody has asked me is problem number 35. मैम, I have doubt in 39. Yes, Miss. Doubt 35. 39. 39 Yes, मैम. करते हैं ना. पहले 35 कर दूं. होमवर्क शायद 1 to 35 ही था. ऑरेंज हाउस का होमवर्क कितना था? 16 to 35, Miss. 16 to 35. 16 to 35 था. फिर भी मैंने 1 to 35 के डाउट्स में कर रही हूँ. तो प्रॉब्लम नंबर 35 कहता है हाउ मेनी मोल्स ऑफ मैग्नीशियम फॉस्फेट will contain 0.25 mole of oxygen atom. ये फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम है. जिसमें they are talking about magnesium phosphate Mg3PO4 twice. अगर ये 1 मोल है तो इसमें ऑक्सीजन के मोल कितने हैं? 8 मोल ऑक्सीजन. We will simply say कि when we are having 8 mole oxygen, there is 1 mole of magnesium phosphate. So in the problem they are asking you for 0.25 mole of oxygen. How much is magnesium phosphate? So it will be simply 0.25 into 1 upon 8. This should be your answer. Okay, Miss. Clear? Yes, Miss. So directly formula base है ये. फॉर्मूला से मोल्स को आप कनेक्ट कर सकते हो ना. फॉर्मूला बताता है आपको कि उस मॉलिक्यूल में कैसे एटम्स के मोल्स कंप्राइज हुए हैं.
Yes, miss. Yes, ma'am. तो 1 to 35 में कोई डाउट है तो बेटा ऑरेंज हाउस में पूछो, बाकी तो रिस्पेक्टिव हाउसेस में आगे के डाउट्स हो ही रहे हैं। मैम 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 बोलो। मैम 25th में एक डाउट है मैम। 1 ग्राम आयन Al3 प्लस इज इक्वल टू 1 मोल Al3 प्लस किसे आया मैम? बेटा ग्राम आयन इज 1 मोल ना, मैंने ये डेफिनेशंस करवाए हैं आपको। ग्राम एटम इज 1 मोल, 1 ग्राम एटम इज 1 मोल। ग्राम एटम का मतलब है 1 मोल ऑफ एटम। ग्राम मॉलिक्यूल का मतलब है 1 मोल ऑफ मॉलिक्यूल। ग्राम आयन का मतलब है 1 मोल। अच्छा ओके मैम। तो प्लीज रिफर टू द लेक्चर, जब भी मैंने ग्राम एटॉमिक मास, ग्राम एटम सिखाया, ग्राम मॉलिक्यूलर मास, ग्राम मॉलिक्यूल सिखाया। ओके मैम। 1 ग्राम आयन का मतलब 1 ग्राम ऑफ Al3 प्लस आयन नहीं है। अगर इसमें इनको 1 ग्राम एल्यूमिनियम लेना होता तो फिर यहाँ पे 1 ग्राम आयन नहीं लिखते, दिस ग्राम आयन रिटर्न मीन्स 1 मोल। तुम इसको 1 ग्राम ऑफ एल्यूमिनियम आयन ले रहे हो, जो गलत है। ओके मैम। यही लिया होगा ना तुमने? हाँ मैम। जो गलत है, ठीक है। तो अभी आई होप एवरीबॉडीज डाउट इज डन। थोड़ा सिखा दूं क्या आज? हाँ मैम। है ना, कुछ तो सीखे कि नहीं आज के लेक्चर में? तो लास्ट लेक्चर मैंने परसेंट कंपोजिशन मेनली आपको सिखाया, फॉर्मूला दिया है। तो परसेंट कंपोजिशन कैसे फाइंड आउट करना है, और परसेंट कंपोजिशन दिया है तो हाउ फ्रॉम परसेंट कंपोजिशन we can first get empirical formula and then what you can get is molecular formula। ये वाला पार्ट मैंने लास्ट लेक्चर इस बैच में सिखा दिया। अभी मैं कुछ दूसरी चीज सिखा रही हूँ आपको, ध्यान दो। I am doing some detailing of the third definition of mole, which I said is used only for gaseous compound। मैंने मोल्स के आपको जो डेफिनेशन करवाए थे उसमें एक डेफिनेशन हमने gaseous कंपाउंड के लिए किया था, only for gases वाला। तो वो कौन सा डेफिनेशन था? only for gases। एवोगैड्रोस हाइपोथेसिस से करवाया था कि अगर आपके पास 1 मोल ऑफ अ गैस है तो दैट ऑक्यूपाइज 22.4 liters at SCP, ये वाला डेफिनेशन। तो अभी इसको मैं थोड़ा और अच्छे से आपको समझाती हूँ कि ये 22.4 लीटर नंबर जो मैंने यूज किया था डायरेक्टली, वो कहाँ से आया, इसके बारे में थोड़ा समझ लेते हैं। To make you understand this, I have to explain you ideal gas equation. Again, I won't be deriving ideal gas equation. Ideal gas equation we will be doing in gaseous state. I'm just discussing little bit that I need to prove this number. So ideal gas equation ये है, PV is equal to nRT। इस इक्वेशन में P क्या है? प्रेशर ऑफ अ गैस। V is volume occupied by gas। N होता है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस। R जो यहाँ पे यूज होता है, ये यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट कहते हैं उसको। और ये इसके वैल्यूज कैसे कैलकुलेट करने हैं ये तो मैं गैसियस स्टेट में सिखाऊंगी, बट वैल्यूज क्या है ये मैं बताती हूँ। यूजुअली हमारे कैलकुलेशन में हम दो वैल्यू इसके यूज करते हैं, 8.314, देन द यूनिट इज जूल्स पर मोल पर केल्विन। तो SI
अगर सिस्टम में सारे यूनिट्स है तो 8.314 यूज होता है। और अगर आपका प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है तो आर की वैल्यू होती है 0.0821 लीटर एटमॉस्फेयर पर केल्विन पर मोल। तो ये दो आर के वैल्यूज मैंने दो अलग यूनिट में दी है, बट ये आर के वैल्यूज फिक्स है, ये चेंज नहीं होते, ये कांस्टेंट है। आप एक बार लास्ट की दो वैल्यूज एक्सप्लेन कीजिए ना। T is temperature in Kelvin। मैम आप बोलो। लास्ट की दो वैल्यूज एक बार एक्सप्लेन कीजिए ना, मैं समझा नहीं। सुनाई नहीं दे रहा है बेटा, तू क्या बोल रहा है? लास्ट की जो दो वैल्यूज है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट की, हाँ वो एक बार एक्सप्लेन कीजिए, मेरे को सुनाई नहीं दिया। हाँ, ये मैं ये बोल रही हूँ ना कि ये आर जो है इस इक्वेशन में आर जो आता है इसके वैल्यू कांस्टेंट है। तो जो कांस्टेंट है उसके वैल्यूज क्या है ये मैंने यहाँ पे लिख दी। So these are the two values that we use for R, जिसमें यूनिट का फर्क है, कांस्टेंट है बट वैल्यू क्यों अलग है? क्योंकि यूनिट अलग है। कैसे ये वैल्यूज आ गए गैसियस स्टेट में देखेंगे, अभी नहीं। तो अभी ये वैल्यू कैसे 8.314 आता है ये मैं एक्सप्लेन नहीं कर रही, इतना बता रही हूँ कि आर की वैल्यू फिक्स है। अगर तुमको ये फॉर्मूला यूज करना है तो तुमको आर आइदर ये लेना है या ये लेना है, इतना नॉलेज अब तक काफी है। कभी ये लोगे अगर बाकी सब ऐसा यूनिट में दिया है तो ये वैल्यू लोगे, कभी ये वैल्यू लोगे जब भी तुम्हारा प्रेशर एटमॉस्फेयर में है, वॉल्यूम लीटर में है, तो ये वाली वैल्यू। तो दिस इज द इक्वेशन, दिस इज कॉल्ड एज आइडियल गैस इक्वेशन। ये इक्वेशन क्या बता रहा है हमको? ये इक्वेशन बता रहा है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स एंड टेम्परेचर ऑफ अ गैस, हाउ दे वेरी विद ईच अदर। ओके मैम। अभी इस इक्वेशन को यूज करके ये वैल्यू फाइंड आउट होती है। व्हाई एम आई डिस्कसिंग दिस इन मोल कांसेप्ट? बिकॉज़ दिस 22.4 liters I got it from this equation. How do I get it from this equation? See, for getting 22.4, it is number of moles, 1 mole है, मैंने 1 mole of gas का वॉल्यूम निकाला है, तो 1 mole of gas का मुझे वॉल्यूम फाइंड आउट करना है। At what condition? STP, standard pressure, जो है 1 atmosphere, and standard temperature जो है 273 केल्विन। तो PV is equal to nRT में मेरे पास नंबर ऑफ मोल्स है, मेरे पास टेम्परेचर है, मेरे पास प्रेशर है और R कांस्टेंट है। I have all the four terms. I'm trying to calculate volume by using this formula. तो अभी मैं ये डेटा को PV is equal to nRT में सब्स्टिट्यूट करती हूँ and we will become nRT by P. तो N is 1, R is 0.0821. ये R क्यों लिया? क्योंकि प्रेशर एटमॉस्फेयर में दिया है, and into T which is 273 Kelvin upon pressure is 1 atmosphere. इसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आता है 22.4 liters. So 22.4 liter is the volume occupied by 1 mole of a gas. 1 mole of a gas at 1 atmospheric pressure and 273 Kelvin. This is what is your NTP or STP. तो अभी क्लैरिटी से समझो कि ये कोई भी गैस हो सकता है। इसमें ये तो मैंने नहीं कहा कि ऑक्सीजन का वॉल्यूम है या हाइड्रोजन का है। नेचर ऑफ गैस से इस कैलकुलेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क कभी पड़ेगा, ये आंसर कभी चेंज होगा जब भी नंबर ऑफ मोल्स बदलेंगे, प्रेशर बदलेगा या टेम्परेचर बदलेगा। सो व्हाट यू हैव टू अंडरस्टैंड व्हेन यू यूज दिस डेफिनेशन फॉर अ मोल, you use this definition for a mole only at STP. अगर किसी भी प्रॉब्लम में STP के जगह पे कोई और टेम्परेचर या कोई और प्रेशर दिया है तो 22.4 नंबर हम यूज नहीं कर सकते, क्योंकि ये इक्वेशन तुमको क्लियरली बता रहा है कि जैसे ही प्रेशर चेंज होगा, जैसे ही टेम्परेचर चेंज होगा, ये वॉल्यूम ऑक्यूपाइड चेंज होगा। So is that STP condition clear to everybody?
एंड इज दिस नंबर कहाँ से आया, समझ में आया सबको? यस मैम। ओके अभी क्योंकि मैं आपको प्रेशर वॉल्यूम सब यूज करवाऊंगी किसी प्रॉब्लम में, तो मैं आपको क्या कर रही हूँ, मैं बेसिक कन्वर्जेंस वॉल्यूम के और प्रेशर के दे रही हूँ, टेम्परेचर के भी दे रही हूँ। ओके तो वो बेसिक कन्वर्जन दे रही हूँ। तो आपका 1 लीटर अगर वॉल्यूम है तो दैट इज 1000 ml is 10 raised to 3 cm cube. This is equal to 10 raised to minus 3 meter cube, and this is 1 dm cube. Right? So these are some simple conversions of your volume. Atmosphere, pressure atmosphere में दिया है 1 atmosphere. So 1 atmosphere is equal to how many Pascal? Is 1.01325 into 10 raised to 5 Newton per meter square or same as Pascal. This is equal to 1.01325 another unit of pressure bar. और बैरोमीटर से जो हम कॉलम ऑफ मर्क्यूरी के हाइट से मेजर करते हैं, तो दिस इज 760 mm of mercury column. In torr, this becomes 760 torr. So I've given you some common units of pressure. Pressure के कुछ common units दिए हैं. इस फॉर्मूला में जो टेम्परेचर हम सब्स्टिट्यूट करते हैं वो केल्विन स्केल में ही होना चाहिए. डिग्री सेल्सियस में दिया है अगर किसी प्रॉब्लम में, so you need temperature in Kelvin. So that is your degree Celsius temperature plus 273. डिग्री सेल्सियस में टेम्परेचर दिया तो उसमें क्या करना होता है, 273 ऐड करना है. फ़ारेनहाइट में दिया है तो क्या करना है, तो फ़ारेनहाइट को आप डिग्री सेल्सियस में कन्वर्ट कर सकते हो. 5/9 into temperature in Fahrenheit minus 32 is the formula of converting Fahrenheit to degree Celsius, and I've given you degree Celsius to temperature in Kelvin. तो ये वाला पार्ट कुछ कन्वर्जन है वॉल्यूम, प्रेशर और टेम्परेचर. तो यहाँ तक लिख लो, फिर कुछ सिंपल प्रॉब्लम्स करवाती हूँ इस डेफिनेशन पे. We are understanding कि when we will use this definition, कभी यूज करना है कभी नहीं यूज करना है, क्लैरिटी के साथ. टाइम पास आप चेक करें. हाँ
हो गया? यस मैम। हाँ मैम। 2 मिनट में। हाँ, कोई गाय नहीं, आराम से करो। मैम बार और टॉर न्यू यूनिट्स हैं। हाँ, बार टॉर ये सारे प्रेशर के यूनिट्स है बेटा। मैम मर्क्यूरी से कैसे मेजर करते हैं 760? बैरोमीटर जो होता है ना, बैरोमीटर सुना है? नहीं। बैरोमीटर को गूगल करना आज के लेक्चर के बाद। बैरोमीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट दैट वी यूज टू मेजर एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ये तो पढ़ा होगा ना कि सी लेवल पे एटमॉस्फेरिक प्रेशर अलग है, किसी माउंटेन पे चले जाओगे प्रेशर हाँ। चेंज होता है। तो ये जो जितना ऊपर जाते उतना एटमॉस्फेरिक कम। प्रेशर है वो हम मेजर कैसे करते हैं? बैरोमीटर। वो बैरोमीटर में होता क्या है? मर्क्यूरी होता है और एक इन्वर्टेड ग्लास ट्यूब होती है। एंड एज पर द एक्सटर्नल प्रेशर उसमें मर्क्यूरी की लेवल को मेजर किया जाता है। तो अगर वो मर्क्यूरी की लेवल 760 mm है राइज होके, तो उसको 1 एटमॉस्फेयर कहते हैं। ओके मैम। और 760 mm ऑब्वियसली 76 सेंटीमीटर। हाँ। इज दैट क्लियर? यस मैम। ओके, और कुछ आगे बढ़ू? मैम 2 मिनट्स। आगे बढ़ू क्या? कॉपी हो गया सबका? मैम बस थोड़ा सा लास्ट का पार्ट चल रहा है। आराम से। हो गया? यस मैम। ओके, तो अभी देखो ये मोल कंसेप्ट पे आ जाता है। ये पूरा गैस के बारे में मैंने बताया कि गैस का अगर प्रेशर टेम्परेचर आपने चेंज किया, ओके, और नंबर ऑफ मोल्स चेंज किए तो वॉल्यूम चेंज होता है। इतना तो समझ गया ना इस कैलकुलेशन से? यू कैन क्लियरली अंडरस्टैंड कि वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर and inversely proportional to pressure is what this formula is telling you, right? Okay, now we go ahead. अगर मैं एक सिंपल सा प्रॉब्लम देती हूँ, okay, so I want you to find the volume occupied. Okay, so problem is find the volume occupied by 0.3 mole
of nitrogen at STP दिया है। तो मुझे बताओ ये प्रॉब्लम आप कैसे सॉल्व करोगे? Miss V equals फॉर्मूला में डाल के फॉर्मूला कौन सा में, हाँ फॉर्मूला बेटा, कैसे आएगा वॉल्यूम? E is equal to 1 मोल में 22.4 लीटर है, तो फिर 0.3 मोल में उसको 0.3 से डिवाइड करना पड़ेगा। डिवाइड unitary करना है कि methods. मल्टीप्लाई करना है? Multiply. है ना। 1 मोल में 22.4 है, तो 0.3 मोल में मोल टू वॉल्यूम इज मल्टीप्लाई। तो इसमें सिंपली मैं कहूंगी 6.72 कि वॉल्यूम ऑक्यूपाइड जो होगा इसका 6.72 मैम। है ना, दैट विल बी 0.3 into 22.4 लीटर। स्ट्रेट मल्टीप्लिकेशन होगा इसमें, और क्या आंसर आ जाएगा? 72 57.2। ठीक है, 6.72 लीटर्स आंसर आ गया। अभी ध्यान दो, अभी मैं प्रॉब्लम को चेंज करती हूँ। नेक्स्ट प्रॉब्लम में मैं फाइंड द वॉल्यूम ही पूछ रही हूँ। ओके, फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड। मैम अगर ये ऊपर वाले प्रॉब्लम को फॉर्मूला से करेंगे तभी सेम आंसर ही आएगा ना? कौन से फॉर्मूला से? V is equal to nRT by P वाले से। हाँ, यही आंसर आएगा बेटा, बट उसकी जरूरत नहीं है, इससे सीधा सीधा आ जाएगा ना, ये ज्यादा फास्टर है ना। हाँ वो आरबी का इतना कैलकुलेशन क्यों करोगे तुम? हाँ तो एसटीपी पे दिया है तो यही यूज करना है, यही समझाने चाह रही हूँ। फाइंड द वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय 64 grams O2 at 2 atmospheric pressure and 25 degree Celsius। ये दिया। तो अभी मेरा पहला क्वेश्चन आपको है, क्या हम सीधा सीधा ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं? नहीं मैम। ये No. समझ में आया पहला पॉइंट? Yes miss. 64 grams O2 is 2 moles. So can I say 2 into 22.4 and my answer is 44.8 here. No. Is that the No, right ma'am. way to go about? No ma'am. Oh ma'am. Everybody convinced? इसमें क्यों नहीं यूज कर सकते? क्योंकि एसटीपी नहीं है अभी। अभी यहाँ पे इस प्रॉब्लम में कुछ अलग टेम्परेचर, कुछ अलग प्रेशर दिया है, तो हम क्या करेंगे? अभी हम PV इज इक्वल टू NRT यूज करके सॉल्व करेंगे, है ना। NR कर लो फटाफट सॉल्व, गिव मी द आंसर। मैम बोलो। NRT में N क्या होता है? N नंबर ऑफ मोल्स बेटा, अभी लिखवाया ना, लिखा नहीं क्या तुमने? नहीं वो हाँ मिस हो गया इसलिए। थैंक यू मैम। ऐसे कैसे मिस हो गया बेटा? ठीक से लिखा करो बोर्ड से। तो एनआरटी में N होता है नंबर ऑफ मोल, जो तुम फाइंड आउट करो ये प्रॉब्लम में, है ना। मैम हाँ बोलो। 1600 1600 आ रहा है, तो इसमें तुमको नंबर ऑफ मोल्स तो सबके दो आ गए, राइट। नंबर ऑफ मोल्स कैलकुलेशन इज वी आर हैविंग 2 मोल्स, यस मैम। तो कोई दिक्कत नहीं। और मुझे वॉल्यूम ऑक्यूपाइड निकालना है, राइट। तो मेरा वॉल्यूम ऑक्यूपाइड हो जाएगा V इज इक्वल टू NRT 14.1 by P। सॉरी मैम। नंबर ऑफ मोल्स हो गए 2, R हो गया 0.0821, टेम्परेचर हो गया 298 केल्विन, और प्रेशर हो गया 2, राइट। सो दिस कैलकुलेशन वी आर डूइंग 1.9 कुछ आ रहा है मैम। 24.4 आ रहा है।
So when I'm doing this calculation, और कुछ 1000 reason किसी ने बोला था, वो तो आंसर नहीं आ रहा है. इस 1.9 कुछ आ रहा है. 24.46 liters. So volume occupied by this oxygen is 24.46 liters. Is that clear to you? समझ में आ रहा है? हाँ मैम, सॉरी मेरा कैलकुलेशन थोड़ा रॉन्ग था. कैलकुलेशन में एरर हो गया होगा शायद आपका, है ना? हाँ मैम, मैंने गलती से डिग्री सेल्सियस में लिया, केल्विन में नहीं. हाँ बेटा, तो टेम्परेचर PV इज इक्वल टू nRT जब भी आप यूज करोगे ना, आपका टेम्परेचर तो केल्विन में ही होना चाहिए, ये बात याद रखना. ओके, वो इक्वेशन को बहुत अच्छे से हम बहुत डिटेल में समझेंगे इन अ टॉपिक गैसेस स्टेट. बस अभी थोड़ा सा ये वॉल्यूम ऑफ गैस आता है यहाँ पे, तो इसको समझाने के लिए थोड़ा सा वो इक्वेशन मैंने आपको बता दिया. ठीक है, उसका कोई डिटेलिंग नहीं किया, उसका डिटेलिंग हम बाद में करेंगे, अच्छे से करेंगे गैसियस स्टेट में. तो यहाँ तक समझ गया सबको? हाँ मैम. ग्रेट. अभी मैं थोड़ा सा डेंसिटी के बारे में समझाती हूँ. ओके, किसी भी सब्सटेंस की जब भी हम डेंसिटी की बात करते हैं तो दो टाइप के डेंसिटी होते हैं. एक होता है एब्सोल्यूट डेंसिटी और दूसरी होती है रिलेटिव डेंसिटी. रिलेटिव मतलब इन कंपैरिजन विद समथिंग. और डेंसिटी ऑफ अ गैस को अलग से डिफाइन करना पड़ता है. डेंसिटी ऑफ लिक्विड और सॉलिड अलग है, उसका मीनिंग डेंसिटी ऑफ अ गैस को अलग से डिफाइन करना पड़ता है. तो मैं पहले फॉर लिक्विड और सॉलिड्स की बात करती हूँ. I'll make you understand what is absolute density, what is relative density for liquids and solids, and then I will discuss this for gas. The liquids and solids के लिए if I am discussing absolute density, तो ये होता है वही फॉर्मूला जो आप स्कूल से यूज कर रहे हो, मास अपॉन वॉल्यूम. और मास अपॉन वॉल्यूम से जो हम डेंसिटी फाइंड आउट करते हैं वो किसी भी लिक्विड या सॉलिड की एब्सोल्यूट डेंसिटी है. व्हाट इज रिलेटिव डेंसिटी? ये मेनली लिक्विड के लिए यूज होता है और उसको लिक्विड के केस में स्पेसिफिक ग्रेविटी भी कहते हैं. तो ये रिलेटिव मतलब कंपैरिजन है. डेंसिटी ऑफ अ सब्सटेंस या कंपाउंड जो भी होगा अपॉन डेंसिटी ऑफ वाटर एट 4 डिग्री सेल्सियस. ओके, तो ये हो गया रिलेटिव डेंसिटी किसी लिक्विड का. अभी हम गैस पे आते हैं, गैस को अच्छे से समझते हैं. तो गैस है, तो गैस के लिए अगर मुझे डेंसिटी समझनी है, आई एम क्लियरिंग दिस साइड ऑफ द बोर्ड एंड एक्सप्लेनिंग यू डेंसिटी फॉर अ गैस. गैस के लिए कुछ भी समझना है ना, तो हम यूजुअली जो आइडियल गैस इक्वेशन अभी मैंने आपको समझाया उसी को यूज करते हैं. गैस के सारे फॉर्मूलाज हम उसी इक्वेशन से डिराइव करते हैं. तो यही अभी हम डेंसिटी को गैस के लिए समझेंगे फॉर गैसेस. So I start with this equation, ideal gas equation, PV is equal to nRT, जिसमें P is the pressure, V is the volume, N is the number of mole, R is the constant, T is the temperature in Kelvin. तो हमको पता है कि जो हमारा नंबर ऑफ मोल्स होता है वो वेट इन ग्राम्स W अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास होता है ना. तो ये फॉर्मूला में जो W है वो वेट इन ग्राम्स है. प्रॉब्लम में दिया है 64 ग्राम्स और ग्राम मॉलिक्यूलर मास अभी के प्रॉब्लम में 32 था, तो 64 W है और 32 कैपिटल M है. तो वेट इन ग्राम्स को मॉलिक्यूलर मास से डिवाइड करेंगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाते हैं. I substitute this here and I get the equation now. PV is equal to
W by mRT. I rearrange this and write PM is equal to W by VR. अब ये W by V क्या है? अभी डिफाइन किया. Your density is mass upon volume. तो ये W by V के जगह पे I substitute T. And then I write the formula for density of a gas, PMRT. So this is the formula for density of a gas. Why I said liquid, solid और gas के density में फर्क है. क्या फर्क है? गैस की डेंसिटी ऐसे नहीं कि ऑक्सीजन की डेंसिटी फिक्स है, ऐसे नहीं होता. जैसे आयरन एल्यूमिनियम की डेंसिटी फिक्स है, but oxygen की डेंसिटी will be decided by at what pressure oxygen gas is. If pressure will change, density will accordingly change. If temperature will change, density will accordingly change. So understand कि गैस की डेंसिटी सॉलिड के जैसे फिक्स नहीं होती. And we can calculate density of a gas with respect to this formula. क्या तक समझ में आया? Yes, ma'am. तो मैंने density of a gas को आपको समझा दिया एक फॉर्मूला से. I think you copied it here. Then I have to discuss relative density of a gas. इतना लिख लो, फिर मैं आपको गैस की relative density समझा देती हूँ. मिस मिस हाँ बोलो बेटा. मिस वो लेफ्ट साइड पे सेकंड लाइन में W अपॉन M है ना वो? नंबर ऑफ मोल्स का फॉर्मूला लिखा है मैंने, 18 ग्राम्स अपॉन ग्राम मॉलिक्यूलर मास. अरे आम्ही कुठे गेला तिथे चालतं की हो गया. तो बस मुझे गैस की रिलेटिव डेंसिटी समझानी है आपको. एंड देन आई थिंक दैट्स इट फॉर टुडे, बिकॉज 12 o'clock यू हैव नेक्स्ट लेक्चर, मैथ्स का लेक्चर है ना आपको. Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो बस मैं गैस की रिलेटिव डेंसिटी समझा देती हूँ और फिर इसके प्रॉब्लम्स अगले लेक्चर करेंगे. आज तो टाइम नहीं है इसके प्रॉब्लम्स करने को हमको. मैं समझा देती हूँ 5 मिनट में गैस की रिलेटिव डेंसिटी. हो गया मैम. Okay, so I'm clearing right hand side of the board. ये गैस की जो रिलेटिव डेंसिटी है उसको कहते हैं वेपर डेंसिटी. तो ये हो गई एब्सोल्यूट डेंसिटी. अभी हम देखेंगे गैस की रिलेटिव डेंसिटी और विच इज वेपर डेंसिटी फॉर गैस.
तो ये क्या होता है? हाउ डू वी डिफाइन? दिस इज द डेंसिटी ऑफ अ गैस विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन गैस एट कांस्टेंट प्रेशर एंड टेम्परेचर. ये दो चीजें कांस्टेंट रखनी पड़ती है. तो द डेफिनेशन इज डेंसिटी of a gas with respect to hydrogen gas at constant T and P, temperature, pressure constant, because we understood कि ये vary करेंगे तो density vary होता है. तो I got a simple formula for vapor density. किसी भी गैस की vapor density find out करनी है तो उस गैस के density को हाइड्रोजन के डेंसिटी के साथ रेशो निकालना है. अभी डेंसिटी ऑफ अ गैस के लिए मैं ये फॉर्मूला सब्स्टिट्यूट करती हूँ. दैट इज प्रेशर अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस अपॉन आर इन अपॉन टेम्परेचर, राइट, डिवाइडेड बाय प्रेशर मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन अपॉन आर टी. TRT जो है वो कांस्टेंट है, प्रेशर कांस्टेंट है, टेम्परेचर कांस्टेंट है, R3 कांस्टेंट है. तो दिस फॉर्मूला, वेपर डेंसिटी फॉर्मूला, सिंपली गेट रिड्यूस्ड टू मॉलिक्यूलर मास ऑफ अ गैस अपॉन मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन. वी नो कि मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन जो होता है वो 2 है, एंड देयरफॉर आई गेट अ रिलेशन वेपर डेंसिटी इनटू 2 is molecular mass of a gas. तो ये जो इक्वेशन अगर आपने लोअर स्टैंडर्ड्स में यूज किया है तो आपको क्या समझना है? दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर वोलेटाइल सब्सटेंसेस, गैसियस सब्सटेंसेस. इसको सॉलिड या लिक्विड के लिए यूज करना गलत है. कैन नॉट यूज इट फॉर सॉलिड्स एंड लिक्विड्स. Is that clear? समझ में आया? Yes, तो कॉपी कर लो बेटा. That's it for today. अगले लेक्चर मैं वेपर डेंसिटी के फॉर्मूला से स्टार्ट करूंगी और अगले लेक्चर स्टोइशियोमेट्री सिखाऊंगी. बाय मैम. बाय एवरीवन. और पढ़ो संडे के एग्जाम के लिए, ठीक है? मैम हमारा नहीं. मैम 2 मिनट्स, मैम 2 मिनट्स कॉपी कर लेते जल्दी से. आराम से बेटा, आराम से, कोई घाई नहीं. मैम ऑरेंज हाउस का नहीं है. हम संडे को कौन सा एग्जाम है? अच्छा, ऑरेंज हाउस का नहीं है. हाउसेस का एग्जाम है हाँ हमारा. हाँ, तो ठीक है ना, क्योंकि आपका बेटा सिलेबस भी तो नहीं हुआ ना उतना, थोड़े पीछे है ना. तो कोई दिक्कत नहीं, आपके लिए अलग से स्पेशल एग्जाम, स्पेशल पेपर आएगा, कोई दिक्कत नहीं. मिस जो मतलब पहले जो आपने मूल कौन से पढ़ाया वो सब मतलब 10th में था ना हमें. पहले जो पढ़ा है बेटा, तो कौन से लेक्चर से आया ऑरेंज हाउस में, बता थोड़ा मुझे. 3rd लेक्चर. हाँ, तो तेरा लेक्चर 1 लेक्चर 2 है ना, तो अपना YouTube पे चला जा, IITM हब्स YouTube में, और एक बार देख लेना मोल कंसेप्ट का लेक्चर 1 लेक्चर 2. ये 10th वाला ही है, बट एक बार देख ले, वीडियो देख ले लेक्चर 1 लेक्चर 2 के, वहां पे अपलोडेड है. ठीक है मैम. तो तेरा अच्छे से 10th का रिवीजन हो जाएगा ना. हाँ मैम. और थोड़ा बहुत कुछ एक्स्ट्रा बताया होगा तो वो भी तेरे को समझ में आ जाएगा. हाँ मैम. तो अगर लेक्चर 1 और लेक्चर 2 मिस किया है तो बोथ द लेक्चर्स आर अवेलेबल ऑन YouTube. ओके. बस एक बार आराम से देख लेना तो अच्छे से फिर तेरा हो जाएगा. ओके मैम. ठीक है, किसी को और कुछ डाउट है बेटा? चलो, आई थिंक दैट्स इट. कैन आई एंड द मीटिंग? हो गया सबका लिख के? मैम बोलो बेटा. मैम हाँ मैम वो मेरा मतलब मैम मेरा वो
प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा बाकी है, तो मैं प्रीवियस लेक्चर जब कवर कर रहा था ना, तो मैं हाँ। आपके प्लेलिस्ट में गया था, तो उसमें ना IUPAC वो नॉन एक्टिव लेक्चर वाला भी था, तो फिर मतलब वो वाला भी देखने का है क्या हमको? नहीं नहीं बेटा, मेरे इसमें तुम लोग सिर्फ मोल कंसेप्ट करो। तुम्हारा टॉपिक कौन सा चल रहा है? मोल कंसेप्ट। ओके मैम। तो तुम मोल कंसेप्ट के लेक्चर 1 2 3 4 जो भी चल रहा है वो देखो बेटा। मेरे तो 12th स्टैंडर्ड के भी लेक्चर चल रहे हैं, मेरे तो जो अभी IIT दे रहे हैं उनके भी लेक्चर चल रहे हैं। तो मेरे सभी लेक्चर अपलोड हो रहे हैं। तो तुमको सभी लेक्चर नहीं देखने हैं, तुमको सिर्फ तुम्हारे स्टैंडर्ड में जो टॉपिक चल रहा है उसी के लेक्चर देखने हैं। हाँ ओके मैम, थैंक यू। तुम मोल कंसेप्ट अटेंड कर रहे हो ना, तुम्हारे स्टैंडर्ड में तो मेरा मोल कंसेप्ट चल रहा है, तो मोल कंसेप्ट से लेक्चर 1 to लेक्चर 5 अपलोडेड होंगे, तुम उसको फॉलो करो बेटा। ओके मैम। बाकी वो दूसरे बच्चों के लिए चल रहा है, जो सीनियर बच्चे हैं ना उनके कुछ कुछ लेक्चर्स वहां पे अपलोड हो रहे हैं। ठीक है, चलो आई एम एंडिंग द मीटिंग। मैम See you everybody। बोलो बेटा। मैम ये वो आप YouTube पर डाल दोगे क्या, ये वाला? हाँ, सब कुछ YouTube पे आता है। अभी लेक्चर के बाद ये लेक्चर तुरंत तुम्हारे ग्रुप में भी डाला जाता है बेटा। मैम वो ये जो रिकॉर्डिंग है ना वो चलता नहीं है मेरे फोन में, तो वो उसके लिए कोई स्पेशल ऐप डाउनलोड करना है क्या? कुछ नहीं, जूम तुम्हारे पास है, अगर तुम पासवर्ड ठीक से डाल रहे हो तो चलना चाहिए। ओके। और सारे लेक्चर्स पे अपलोड भी तो होते ही है। बट अगर तुम जूम से ये लेक्चर अभी देख पा रहे हो ना, तो अगर मैं अभी लिंक भेजती हूँ और पासवर्ड तुमको देती हूँ तो तुम्हारा लेक्चर डाउनलोड हो ही जाना चाहिए तुम्हारे फोन में। अगर Okay, फिर भी कौन से बैच से है बेटा, तू कौन से ब्रांच से है? बोरेवली। बोरिवली ब्रांच से है, तो तुम अपने लेवल पे कोशिश करो। फिर भी अगर नहीं हो रहा है तुमको तो टेक हेल्प ऑफ योर काउंसिलर। ओके मैम। कौन है काउंसिलर तुम्हारा वहाँ पे? देवांश सर। हाँ, तो देवांश सर से फिर बात करो, है ना। देवांश सर और आपको हेल्प करेंगे। जो भी लेक्चर मिस हुआ है, जो भी तुमसे डाउनलोड नहीं हो रहा है, ओके, तो देवांश सर से पूछ लो, ही विल हेल्प यू इन दैट। ओके मैम, थैंक यू। ठीक है, बाय।